Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about the Victorian age. Victorian age time period is 1837 to 1901. Victorian age is also known as the modern period of progress and unrest. Victorian age begins in 1837 with Queen Victoria's succession to the throne of England and ends in 1901 with the death of Queen. तो विक्टोरियन एज है वो 1837 को स्टार्ट हुई थी, बिगन हुई थी जब क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड की राजगद्दी पे वो बैठी थी, और ये एज का एंड कब हुआ था? 1901 को हुआ था जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई थी. This age is characterized by four remarkable features as the products of a prevailing political and social condition. तो इसकी फोर रिमार्केबल फीचर्स हैं इस विक्टोरियन एज की जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन में प्रिवेलिंग थी. The long struggle of Anglo-Saxon for personal liberty and a democracy was settled. तो ये जो लंबे समय से जो एंग्लो और सेक्शन में ये चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था लिबर्टी और डेमोक्रेसी के लिए, वो सेटल हो गया था इस टाइम ऑफ पीरियड में, विक्टोरियन एज में. इट इज़ द एज ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी की एज है, लोकतंत्र की एज है. ऑफ पॉपुलर एजुकेशन, ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ऑफ ग्रोइंग ब्रदरहुड एंड ऑफ प्रोफाइंड सोशल अनरेस्ट. इस एज में हमें एजुकेशन में भी एजुकेशन बहुत पॉपुलर हुई थी, रिलीजियस टॉलरेंस इंक्रीज हुई थी लोगों में, और ब्रदरहुड भी इंक्रीज हुआ था. ब्रदरहुड लोग इकट्ठे रहने लगे थे, और सोशल अनरेस्ट भी हमें दिखने को मिलता है विक्टोरियन एज में. इट इज़ एज ऑफ अ कंपैरेटिवली पीस. ये एक इस एज में हमें पीस भी देखने को मिलता है, कंपैरेटिवली पीस देखने को मिलता है. इसको हम एज ऑफ कंपैरेटिवली पीस भी बोल सकते हैं. It is the age of rapid progress in art and science and a mechanical invention. इस एज में बहुत सी तेजी से हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है साइंस में, आर्ट्स में, और मैकेनिकल इन्वेंशंस भी हुई थी इस एज में. There was an endless conflict between the science and religion. Religion was supported and sustained by the faith, while science was born and nurtured in the mind by a logic and reason. तो हम इस टाइम ऑफ पीरियड में हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है साइंस और रिलीजन में. जो रिलीजन है वो सपोर्ट करता था फेथ को, जब कि साइंस है वो लॉजिक और रीजन पे बिलीव करता था. क्रिश्चियनिटी बिलीव इन द existence of an omnipotent, omniscient and omnipresent God who created and supervised the entire universe. जो क्रिश्चियनिटी थी वो बिलीव करती थी कि यहाँ पे हमारा omnipresent हर जगह पे एक गॉड है जिसने हमें बनाया है, और वही वो सारे यूनिवर्स को सुपरवाइज करता है. बट द साइंस चैलेंज द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. मगर जो साइंस है वो इस गॉड की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है, और अथॉरिटी ऑफ बाइबल की अथॉरिटी को, और यूटिलिटी ऑफ द चर्च एंड प्रीस्टहुड, और इनको भी ये साइंस चैलेंज करता है. मीन्स ये एक दूसरे के दोनों एंटी है, रिलीजन और साइंस. द लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन कैन बी समन्ड अप इन द फॉलोइंग फीचर. तो हम देख सकते हैं जो लिटरेचर है विक्टोरियन एज का, इसको हम ये फॉलोइंग फीचर्स में सम अप कर सकते हैं. इट इज द एज ऑफ प्रोज, तो इट प्रोड्यूस्ड मैनी पोएट्स. इसको एज ऑफ प्रोज भी बोल सकते हैं. इसमें बहुत सारा प्रोज वर्क भी लिखा गया है, चाहे इसमें बहुत सारे पोएट्स भी हुए हैं इस एज में, मगर इसको हम एज ऑफ प्रोज भी बोल सकते हैं बिकॉज प्रोज भी बहुत इस एज में लिखा गया है. इट इज द एम्पैथेटिकली एन एज ऑफ आ रियलिज्म रादर देन रोमांस. ये जो हमारी जो पहले की एज थी हमने डिस्कस की थी रोमांटिक एज, तो रोमांटिक एज ये ज्यादातर ये एज तो ये रियलिज्म पे बेस्ड थी रादर देन रोमांस. इट इज एन एज ऑफ अ डाउट एंड पेसिमिज्म. ये एक डाउट और पेसिमिज्म, यानी कि पेसिमिज्म मीन्स निराशावादी, हमें देखने को मिलती है इस एज में. फॉलोइंग अंडर द न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ द मैन एंड अंडर द नेम ऑफ द इवेल्युएशन, दिस एज इज टू प्रैक्टिकल. ये एज में ये एज और एज के मुकाबले बहुत ही प्रैक्टिकल एज है ये विक्टोरियन एज.
एज अ होल तो हम कंक्लूडिंग में बोल सकती हैं इसकी फीचर्स के बारे में, द विक्टोरियन एज कैन बी कंसीडर्ड एज द नोबलेस्ट एंड द मोस्ट इंस्पायरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो विक्टोरियन एज है ये बहुत ही नोबलेस्ट एंड अ मोस्ट इंस्पायरिंग एज है वर्ल्ड की हिस्ट्री में। द विक्टोरियन नॉवलिस्ट, हम अब बात करेंगे विक्टोरियन एज में राइटर्स के बारे में। अब विक्टोरियन एज में कौन कौन से नॉवलिस्ट हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ल्स डिकिंस हुए हैं, ही वॉज अ पायनियर ऑफ द सोशल नॉवेल्स, ये सोशल नॉवेल्स लिखते थे। चार्ल्स डिकिंस हुए हैं जो ये विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे। चार्ल्स रीड, ये हिज पोर्ड हिज एक्सपीरियंस एंड हिज रीडिंग इनटू द नॉवल, ये जो अपने एक्सपीरियंस है और जो भी इन्होंने रीडिंग की थी, ये इन्होंने बुक्स रीडिंग की थी, उनके नॉवेल्स में हम देख सकते हैं उन्होंने पोर्ड कर दिया था अपनी एक्सपीरियंस को और रीडिंग को अपने नॉवेल्स में। विकी कॉलिंस, ये ही इज फेमस फॉर द सक्सेसफुल नॉवल वाज अ मेक एंड लाफ फॉर्मूला, हिज फॉर्मूला, इसका ये एक फॉर्मूला था फॉर सक्सेसफुल नॉवल, ये इसके सक्सेसफुल नॉवल के पीछे एक फॉर्मूला था, मेक देम लाफ, मेक देम क्राई एंड मेक देम वेट। तो ये अपने नॉवल में ह्यूमरस भी होता था, इसके नॉवल में ऐड करते थे, और क्राई सॉरनेस भी, और वेट यानी कि क्यूरियोसिटी भी इनके नॉवेल्स में होती थी। ये फॉर्मूला था जिस फॉर्मूला की वजह से इसके नॉवल सक्सेसफुल हुए थे। देन आ जाते हैं रिचर्ड ब्लैकमोर, द सिंगल नॉवल ऑन विच रेस्ट द फेम ऑफ द ब्लैकमोर इज द लॉर्ना डॉन। तो लॉर्ना डॉन इनका बहुत ही फेमस नॉवल है जिसकी वजह से इनको फेम मिला। Anthony Trollope, his greatest depends on his power to use his observation to make a new world in his creative imagination। तो ये इनकी जो ग्रेटनेस थी वो डिपेंड करती थी इनकी पावर पे, जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो ऑब्जर्वेशन ये यूज करते थे, ऑब्जर्वेशन के यूज करके ये एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर देते थे अपनी इमेजिनेशन में, क्रिएटिव इमेजिनेशन में एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर देते थे। और ये अपने इस फीचर की वजह से इनके नॉवेल्स भी बहुत अच्छे होते थे। ये भी एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट हुए हैं। थॉमस लव पीकॉक, हिज वर्क एग्जिस्ट इन प्योरिटी, तो इनके जो वर्क्स है वो प्योरिटी पे एग्जिस्ट करते थे इनके नॉवेल्स। देन चार्ल्स किंगले, ही इज अ नॉवलिस्ट ऑफ द सेकेंड रैंक, ये सेकेंड रैंक के नॉवलिस्ट हुए हैं। बिलोंग्स टू द रोमांटिक स्कूल, ये रोमांटिक स्कूल से बिलोंग करते थे। Then Mrs. Elizabethan Gaskell, Elizabethan Gaskell, she is one of those novelists who have effectively used the novel as an instrument of the social reforms। ये एक ऐसी नॉवलिस्ट थी जिन्होंने अपने नॉवेल्स को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया है सोशल रिफॉर्म्स, समाज को सुधारने के लिए नॉवेल्स को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इन्होंने यूज किया है। थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर भी ये विक्टोरियन एज में ही हुई हैं। ये थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर कौन कौन सी थी? चार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड एन ब्रॉन्टे। द थ्री सिस्टर रिप्रेजेंट द स्टॉर्मी सिस्टर दैट द पैशन इन इंग्लिश फिक्शन। तो ये थ्री सिस्टर थी, इन थ्री सिस्टर को ये रिप्रेजेंट करती हैं स्टॉर्मी सिस्टरहुड को। ये तीनों ही नॉवेल्स लिखती थी द पैशन इन इंग्लिश फिक्शन, ये तीनों का पैशन था, पसंद करती थी ये इंग्लिश फिक्शन को लिखना। जॉर्ज एलियट, शी वॉज एसेंशियली अ नॉवलिस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ, ये इंटेलेक्चुअल लाइफ दिखाती थी, शो करती थी अपने नॉवेल्स में जॉर्ज एलियट। William Makepeace Thackeray, his novels mark an immense advance over the fielding as far as the plot construction is concerned। ये विलियम मैकपेस थेकरे हुए हैं, ये इनके जो प्लॉट हैं वो जो हेनरी फील्डिंग है उनसे बहुत ही इमेंस एडवांस थे अगर हम बात करें प्लॉट कंस्ट्रक्शंस की। George Meredith, he is a founder of psychological novels. He is also the founder of the lyrical comical novels। ये साइकोलॉजिकल नॉवल और लिरिकल कॉमिकल नॉवल के फाउंडर हैं।
ये भी एक नॉवलिस्ट थे। थॉमस हारी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट इन द होल रेंज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। ये एक बहुत ही ग्रेटेस्ट नॉवल हुए हैं। अगर हम होल रेंज को देखें, इंग्लिश लिटरेचर की होल रेंज को देखें, तो ये बहुत ही ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ये भी एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट हुए हैं। अब हम बात करेंगे विक्टोरियन पोइट्री की। विक्टोरियन एज में पोइट्री भी लिखी गई है, तो विक्टोरियन एज के कौन कौन से पोइट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन is a representative poet, one who represents his age not in a fragment but completely. ये जो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक पोइट हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एज को नॉट इन फ्रेगमेंट, टुकड़ों में नहीं मगर कंप्लीटली। इनकी वर्क से हमें इस विक्टोरियन एज का हमें कंप्लीटली हमें शो होता है, एज शो होती है, रिप्रेजेंट होती है इस इनके वर्क से। तो अगर हम विक्टोरियन एज को एज ऑफ टेनिसन भी बोलें तो ये गलत नहीं होगा, तो इसको एज ऑफ टेनिसन भी बोला जाता है विक्टोरियन एज को, बिकॉज ऑफ हिज achievement in poetry or because of his work. Robert Browning, he was gifted with an almost unlimited power of imagination which was almost exerted upon real things. Robert Browning हुए, ये भी गिफ्टेड थे, इनके पास अनलिमिटेड पावर थी इमेजिनेशन, इनके पास इमेजिनेशन की बहुत सारी पावर थी which was always exerted upon real things, जिसको ये जो इमेजिनेशन पावर थी ये हमेशा exerted कर देती है, जो रियल थिंग्स को भी ये exerted कर देती थी जिसकी इमेजिनेशन पावर। Matthew Arnold, he is regarded as the greatest elegiac poet of England. Elegy क्या होती है? Elegy एक पोइम होती है, एक सोरोफुल मॉर्न पोइम होती है जो किसी के डेथ पे लिखी जाती है। तो मैथ्यू आर्नल्ड है, ये एक पोइट थे इंग्लैंड के, ये जो ज्यादातर एलिजीज लिखा करते थे। आर्थर हूक क्लो, तो his work is not by any means entirely somber, much is a humorous and a faintly satirical. तो इसके जो वर्क है इसमें हमें ह्यूमरस और सैटारिकल दिखने को मिलता है। इस वे से जिसमें हमें इसके वर्क में, पोइट्री में ह्यूमरस और सैटायर होता था अपने आर्थर ह्यू क्लो के वर्क में। James Thompson, in him we come across an unrelieved pessimism largely subjectively. तो हमें इसके राइटिंग में हमें बहुत ही अनरिलीव्ड पेसिमिज्म मीन्स निराशावादी कम देखने को मिलती है, और ये लार्जली इसके जो वर्क होता है वो सब्जेक्टिवली होता था। Edward Fitzgerald, he is chiefly known for his verse translation of the Persian Rubaiyat of Omar Khayyam. इन्होंने एक वर्ड्स यानी कि एक वर्स को ट्रांसलेशन किया था पर्शियन रुबायत ऑफ ओमार, उसके लिए ये बहुत ही जाने जाते हैं। The pre-Raphaelite poet, it was in 1848 that a pre-Raphaelite brotherhood was formed in England by the three young painters. ये एक pre-Raphaelite मूवमेंट हुई है जो इंग्लैंड में 3 पेंटर्स, यंग पेंटर ने स्टार्ट की थी, फॉर्म्ड की थी 1848 में। नोटेबल पोइट्स ऑफ दिस स्कूल, जो नोटेबल पोइट्स हैं pre-Raphaelite मूवमेंट के, वो हैं D.G. रॉस्टी, विलियम मॉरिस एंड स्विनबर्न। ये प्री रैफेलाइट पोइट्स बोला जाता है इन तीनों को। अब हम बात कर लेते हैं विक्टोरियन एसे और प्रोज की। विक्टोरियन एज में हमें एसे और प्रोज भी दिखने को मिलते हैं। R.L. Stevenson, his essays are highly autobiographical. ये जो एसे लिखते थे R.L. Stevenson, इनके जो एसेज होते हैं उनमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स होते थे। थॉमस कार्लियल,
His writing abound in words but a rather confusing amount of good advice. ये थॉमस कार्लियल ये भी हुए हैं, ये इन्होंने भी बहुत सारी राइटिंग लिखी हैं, तो इनकी राइटिंग में हमें गुड एडवाइस भी मिलती हैं थॉमस कार्लियल की. लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले. In his prose we find no struggle, exaltation and despair. तो इनके वर्क में, इनके प्रोज में हमें ना तो कोई स्ट्रगल मिलती है, ना तो इनके वर्क में कोई हैप्पीनेस होती है, ना कोई डिसअपियर होती है. इनके प्रोज इस टाइप के होते थे जिसमें कोई ना स्ट्रगल होती थी, ना कोई हैप्पीनेस होती थी, ना कोई डिसअपियर होता था. जॉन रस्किन, ही वॉज एन आइडलिस्ट. ये एक आइडलिस्ट थे. हिज टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट एंड आर्टिकल्स एंड लेक्चर्स वर सो न्यूमरस दैट वी कैन नेम ओनली अ फ्यू ऑफ देम. इन्होंने बहुत सारे बुक्स, पैम्फलेट भी लिखे थे, आर्टिकल्स भी, लेक्चर्स भी लिखे थे, बहुत सारे लिखे थे, और जिनमें से हम कुछ का ही नेम जानते हैं. विक्टोरियन ड्रामाज. विक्टोरियन एज में ड्रामाज भी लिखे गए हैं. तो उनका वन is the most famous dramatist of Victorian age is George Bernard Shaw. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये एक ड्रामाटिस्ट हुए हैं विक्टोरियन एज के. ही इज द पेकुलर मिक्सचर ऑफ द इब्सन एंड वाइचरली. ये इन दोनों का मिक्सचर है, इब्सन एंड वाइचरली का. हिज एम इज एज सीरियस, हिज एनालिसिस is as deep as that of any of the more serious dramatists. ये बहुत ही सीरियस थे, इनका एनालिसिस बहुत सीरियस था, और इतना ही ये एक बहुत ही सीरियस ड्रामाटिस्ट भी थे, और इनका एनालिसिस भी बहुत सीरियस था. वी मे कॉल शॉज प्लेज कॉमेडीज ऑफ पर्पस. अगर हम इसके जो प्लेज हैं, ड्रामाज हैं, इसको हम कॉमेडीज ऑफ पर्पस भी बोल सकते हैं. ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और फेमस ड्रामाटिस्ट हुए हैं विक्टोरियन एज के. आज की वीडियो में बस इतना ही. आज हमने विक्टोरियन एज के बारे में डिटेल से जाना है, उनकी फीचर्स के बारे में पढ़ा है, और साथ हमने विक्टोरियन एज में जो भी फेमस नॉवलिस्ट थे, पोइट्स थे और ड्रामाटिस्ट थे, एसेइस्ट थे और प्रोज राइटर्स थे, उनके बारे में भी डिस्कस किया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. Keep on watching and keep on learning. Thanks.